बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर नंबर 2 के साथ जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर मुश्तमिल है पेश खिदमत हूँ। आज हम कुछ रिवाइज करेंगे लेक्चर 1 का और बाकी नया लेक्चर 2 होगा। अगर ये कहा जाए कि अकाउंटिंग कितनी बड़ी फील्ड है तो अकाउंटिंग में 3 चीज़ें शामिल हैं। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर इनको बताया जाए कि ये आपस में कहाँ कहाँ से मैच होती हैं, ये कितना मैच होती हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिएगा, अब ये जो पोर्शन है, ये जो मैच हो रहे हैं, जहाँ पे तीनों चीज़ें मैच हो रही हैं, वो ये एक एरिया है। यहाँ पे तीनों चीज़ें आपस में इकट्ठी हो गई। इसका मतलब है न्यूमेरिकल डाटा है, वो कुछ ना कुछ आपस में इंटरलिंक करेगा। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चीज़ें हैं वो कॉस्ट में भी होंगी और वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी होंगी। अब मैनेजेरियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कुछ आपस में मैच होती हैं। वो मैं ये आपको लाइन वाला एरिया बना देता हूँ। तो जाहिर बात है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डाटा है वो मैनेजमेंट ने इस्तेमाल करना है। प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, इसी तरह की 20 आइटम्स हैं। एक रिपोर्ट नहीं है, 20 रिपोर्ट्स हैं जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चीज़ें मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मैच हो जाती हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी मैच होती हैं। इसी तरह आप ये कह लें कि इन तीनों चीज़ों का आपस में किसी ना किसी तरीके से लिंक है। लेकिन ये वाज़ह करता चलूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर एडवांस शेप कर दी जाए तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ चली जाती है। आपके ICMA या सीमा के जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग से मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ चले जाते हैं। मज़ीद ये तो थी कल वाली बात कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग क्या चीज़ होती है, इनका आपस में क्या लिंक है। फर्दर अगर मैं ये कहूँ कि आज का टॉपिक क्या था, तो कॉस्ट जो है वो 2 तरह की होती है। एक को हम कहते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्ट है, चीज़ को बनाने पे होने वाला खर्चा, और दूसरी चीज़ वो पीरियड कॉस्ट कहलाती है। पीरियड कॉस्ट से मुराद ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक प्रोडक्ट से नहीं है, पीरियड से है, एक वक्त से है। मसलन आपकी बिल्डिंग का रेंट है, वो हर महीने पे होना है। आपकी चाहे फैक्ट्री या कंपनी कम चल रही हो या ज़्यादा चल रही हो या शट डाउन पे हो, इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपकी प्रोडक्शन से, इसका वक्त से ताल्लुक है। हर महीने आप लोगों ने रेंट पे करना है, हर महीने आप लोगों ने यूटिलिटीज़ बिल पे करने हैं। हाँ, यूटिलिटी बिल्स में आपका इस्तेमाल होता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा है, बिल ज़्यादा होगा। अदरवाइज़ इसका एक पोर्शन कहलाता है फ़िक्स कॉस्ट। जो आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, आपको वो पे करना ही करना है, वो भी आपका पीरियड कॉस्ट के ज़ुमरे में आ जाता है। अब प्रोडक्ट कॉस्ट को अगर हम मज़ीद एलाबोरेट करें कि प्रोडक्ट कॉस्ट होती क्या चीज़ है, तो देखिए बच्चे कि इसमें हम 3 चीज़ें शामिल कर सकते हैं। पहली चीज़ मटेरियल, दूसरी चीज़ लेबर और तीसरी चीज़ फैक्ट्री ओवरहेड। ये तीनों चीज़ें आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाती हैं। मटेरियल किसी भी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में स्पेशली सबसे बड़ा एलिमेंट होता है मटेरियल का, ये आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है। फिर उस पर लगने वाली जितनी भी लेबर है वो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है। फिर उस तमाम को फैसिलिटेट आपके फैक्ट्री ओवरहेड करते हैं। मसलन आपकी मशीनें चलती हैं, आपके सुपरवाइज़र्स काम करते हैं, आपका स्वीपर काम करता है सफाई के लिए। इसी तरह 20 और ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों की सपोर्ट कर रही होती हैं किसी चीज़ को बनने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाती हैं। अगर पीरियड कॉस्ट की बात करें तो ज़्यादातर आपके मार्केटिंग के और एडमिन के जो एक्सपेंसेस हैं वो आपका पीरियड कॉस्ट बनाते हैं। आपकी मार्केटिंग, अब मार्केटिंग की एक्सपेंसेस की एक बहुत बड़ी डिटेल है। इसी तरह
आपके एडमिन की कॉस्ट की एक बहुत बड़ी डिटेल है, लेकिन फ़िलहाल बेसिक समझने के लिए आपके ऑफिस में होने वाले जो खर्चे हैं वो सारे आपके पीरियड कॉस्ट को कह लें आप, और जितने फैक्ट्री में होने वाले खर्चे हैं वो प्रोडक्ट कॉस्ट कर लें। अब इन दोनों को मिला लें, इन दोनों चीज़ों को अगर आप मिला लेते हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट बन जाती है। ये टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह बहुत ज़्यादा हेड नहीं होते। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स देखें, बहुत बड़ी हैं, बहुत लंबी चौड़ी होती हैं। इसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हेड्स तो हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। तो मेनली हम दो हेड ले लेते हैं, एक प्रोडक्ट कॉस्ट को, एक पीरियड कॉस्ट को। प्रोडक्ट कॉस्ट में फिर रिवाइज कर रहा हूँ, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, इसे मैफोज कहते हैं। और पीरियड कॉस्ट में मार्केटिंग एक्सपेंसेस और एडमिन एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इन दोनों को अगर इकट्ठा कर लेंगे तो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की टोटल कॉस्ट हो जाती है। अगर हम इसके मज़ीद आगे चलते जाए तो कुछ हमारी डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है, कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती हैं। लेकिन याद रखिएगा, डायरेक्ट कॉस्ट हो या इनडायरेक्ट कॉस्ट हो, ये दोनों कॉस्ट आपका फैक्ट्री ओवरहेड का पोर्शन बना सकती हैं। यानी इनडायरेक्ट पोर्शन आपका फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा और जो डायरेक्ट पोर्शन है आपका मटेरियल या लेबर में चला जाएगा। तो मटेरियल, लेबर आपकी डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी है वो आप फैक्ट्री कॉस्ट में आप डाल सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ कहलाती है, मैं इसी के अंदर लिखता चला जा रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट, और दूसरी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट कहलाती है जो आपकी प्रोडक्शन से इररेलेवेंट है। आप फैक्ट्री बंद करके रखें, आपका ख़र्चा होना ही होना है। इसको काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं ये पीरियड कॉस्ट से मैच करती है। तो फिक्स कॉस्ट का काफ़ी ज़्यादा जो काम है वो पीरियड कॉस्ट से जैसा ही है। और उसके बाद जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट कॉस्ट से मैच कर रही होती है। लेकिन लाजमी नहीं है, आगे जाके कहीं जाके थोड़ा थोड़ा इसमें फ़र्क आ जाता है, इसलिए। लेकिन फ़िलहाल आसानी के लिए कि जो हमारी फ़िक्स कॉस्ट है वो पीरियड कॉस्ट के साथ मैच हो सकती है और वेरिएबल कॉस्ट आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट के साथ मैच हो सकती है। इसके बाद एक और चीज़ आती है, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट से नाम से जाहिर होता है कि ऐसी कॉस्ट जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है। आप लोग प्रोडक्शन को कम या ज़्यादा करके मटेरियल और लेबर की कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मसलन आप लोगों की मशीनरी की डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन एक बेसिकली सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी फिक्स कॉस्ट कहलाती है, जो कि फिक्स भी है और वेरिएबल भी है। इसकी मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर हम किसी मशीन को नहीं चलाते तो इससे मुराद ये नहीं है कि उसकी डेप्रिसिएशन नहीं होगी। डेप्रिसिएशन उसकी होगी, वो उसका टाइम की वजह से है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, मशीनरी आउटडेटेड हो जाती हैं, तो ज़ाहिर है उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। लेकिन हाँ, आप जितनी ज़्यादा उस पर प्रोडक्शन करेंगे उतनी ज़्यादा डेप्रिसिएट हो जाएगी। तो इसलिए इसे सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स भी कहते हैं। तो ये एक पोर्शन उसका अनकंट्रोलेबल कहलाता है, इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसने होना ही होना है। कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो कि हम ये कह सकते हैं कि उनका लॉस हम रोक नहीं सकते। मसलन अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल ऑयल रिफाइनरी से लेकर आ रही है और उसने 1000 किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर में सप्लाई करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जब वहाँ से चलेगी ऑयल रिफाइनरी से किसी दूसरे शहर 1000 किलोमीटर दूर, तो उसका पेट्रोल कुछ ना कुछ एवेपोरेट हो जाएगा, कुछ ज़ाया हो जाएगा।
इसी तरह कोयला, आप एक कोल माइन से कोयला निकालें और किसी दूसरे शहर में उसे ले जाएं, तो वो कुछ रब होगा, कुछ उसको बिल्कुल वो ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जो जलने के काम नहीं आ सकता। अब ये अनकंट्रोलेबल है, इसका इनहेरेंट फैक्ट एलिमेंट ऐसा है कि उसने लॉस होना ही होना है। तो ये कंट्रोलेबल वो जिनको हम कंट्रोल कर सकते हो, अनकंट्रोलेबल वो जिनका हमारे पे कंट्रोल नहीं है और हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे किसी ह्यूमन एफर्ट से। मिनिमाइज़ किया जा सकता है लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर 2 था, जिसमें हमने आपको कुछ बेसिक कॉस्ट के मुतालिक कुछ चीज़ें बताई। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर कुछ समझ आया होगा। लेक्चर के एंड पे काइंडली कोई भी वीडियो देखा करें, कंप्लीट देखा करें, और सबसे नीचे सब्सक्राइब का जो बटन दिया हुआ है उसे ज़रूर आप पुश किया करें, लाइक किया करें, शेयर कर दिया करें, और बेल आइकॉन वाले बटन को भी आप टच कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।